हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास में हम 160 का फिजिक्स का जो है पांचवा लेसन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो पांचवा लेसन बनता है, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट जानने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर को जो है इस एक वीडियो में जो है समाप्त करने वाले। तो आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी अगर फिजिक्स की इस लेसन की नहीं की है तो आप इस वीडियो को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं और इस एग्जाम से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले करके तैयार हो जाइए। जो भी चीजें बताया जाए उसे आप नोट करते चलिए, जिससे आप नोट करेंगे तो आपको आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो इधर से आप देखेंगे उधर से चला जाएगा। ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप वीडियो देख करके सिर्फ आप वीडियो सोचे देख करके हम तैयारी कर लेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे तैयार हो जाएगा। जब तक आप साइंस के हर एक कंटेंट को आप अपनी कॉपी में नोट नहीं करते हैं तब तक उम्मीद मत लगाइए कि वो आपके दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि ये देखना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपको तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आना है। तो लिखने के लिए आपके दिमाग में वो अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए आप लिख लिख के पढ़ते हैं तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाती है। देखो बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम से क्लास 12 का पेपर देने वाले हैं तो एक चीज जान लीजिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस जो है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप चले जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अलग अलग चैप्टर वाइज आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप हर एक प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस है अब उससे आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए लगभग 100 में 100 क्वेश्चन, आपका सभी क्वेश्चन इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में देखते हैं कि 160 के वीडियो में कि क्या क्या टॉपिक आपके इस चैप्टर से बनने वाले हैं, उनको आज हम देख लेते हैं। हमारा जो चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये फिजिक्स का पांचवा लेसन बनता है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इस लेसन में चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला टॉपिक भाई चुंबकत्व एवं द्रव्य हमारा चैप्टर है। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य में सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, चुंबक किसे कहते हैं। पहले ये जान लेते हैं उस सबसे पहला क्वेश्चन, चुंबक किसे कहते हैं या चुंबक क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद फिर चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं या इनकी विशेषताएं क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं चुंबक क्या है। देखो सबसे पहली बात आती है चुंबक किसे कहते हैं। तो देखो वह पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ, लौह पदार्थ जैसे मान लीजिए निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ऐसा लौह पदार्थ जो निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर जो है आकर्षित करता हो उसे हम चुंबक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसा लौह पदार्थ जो निकिल, लोहा, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हो ऐसे पदार्थ को हम जो है चुंबक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई चुंबक की। अब चुंबक की विशेषताएं क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें चुंबक की विशेषताएं की या चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं तो चाहे गुण पूछा जाए चाहे विशेषताएं पूछी जाए बात एक ही होगा। तो सबसे पहला जो चुंबक का गुण है या विशेषता है, हम कह सकते हैं चुंबक लौह और निकिल जैसे अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है। यानी जो हमारा चुंबक होता है वो लोहा हो या निकिल हो या कोबाल्ट हो, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनको जो है अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। यानी आकर्षण का गुण जो है इनके प्रति जो है चुंबक रखता है। और अगर बात करें हम दूसरा गुण की तो ऐसा चुंबक जो घूमने के लिए स्वतंत्र हो। मान लीजिए अगर चुंबक को, मान लीजिए हमारा चुंबक हो, अगर इसको अगर हम घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए तो वह सदैव जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के ठहरता है। यानी चुंबक जो घूमने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे चुंबक को अगर स्वतंत्र लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के ठहरता है। वही है कि ऐसा चुंबक जो घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है। दूसरा गुण क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा गुण देख लेते हैं। एक चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर, मान लीजिए ये हमारा एक चुंबक है और इस चुंबक को अगर हम काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना देते हैं
तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम विभाजित करते हैं तो हर एक टुकड़ा पूर्ण चुंबक होता है। यानी कहने मतलब चाहे जितना छोटा टुकड़ा होगा उसमें दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव जो होगा N और S बाकायदा हर एक छोटे टुकड़े में आपको देखने को मिलेगा। यदि हम चुंबक को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं तो उसके हर एक टुकड़ा जो होता है पूर्ण चुंबक की भांति कार्य करता है। समझ में आई बात? तो वही कहा गया एक चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर प्रत्येक टुकड़ा एक संपूर्ण चुंबक बन जाता है। यानी हर एक छोटा टुकड़ा जो होगा वो संपूर्ण चुंबक बन जाता है। समझ में आ गई बात? अगला है कि चुंबक के दो समान ध्रुव, यानी अगर चुंबक हमारा है तो उसके दो समान ध्रुव यन को अगर आप एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर विपरीत ध्रुव को यानी यन और यस को अगर आप नजदीक लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ में आई बात? यानी चुंबक जो होता है इसका अगर समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे बताया गया है चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो ये तो बात हो गई चुंबक की विशेषताएं। पहली विशेषता ये है कि चुंबक लौह, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला गुण दूसरे को आकर्षित करता है लौह पदार्थ को। और दूसरा है ऐसा चुंबक अगर स्वतंत्र रूप में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरता है। दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है कि एक चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर विभाजित करते हैं तो हर एक टुकड़ा जो छोटा होगा वो संपूर्ण चुंबक होता है, यानी संपूर्ण चुंबक बन जाता है। और अगला गुण है चुंबक के दो समान ध्रुव को एक दूसरे के अगर नजदीक लाते हैं, सेम ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर विपरीत ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बताया गया है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है चुंबकीय बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चलो पहले चुंबकीय बल रेखा देख लेते हैं। भाई चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। एक बात जाने रहना, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। और यह काल्पनिक रेखा जो होती है ये चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा को जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई चुंबक है, ये चुंबक है और इसका N सिरा है और ये S सिरा है। तो बताया जाता है कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और यहाँ पर जो है समाप्त होती है, इस तरह से बताया जाता है। तो ये अब भाई ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हम बता रहे हैं ये क्या है? ये एक प्रकार की अगर देखा जाए तो ये काल्पनिक रेखा ही तो है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है प्रदर्शित करती है, दिशा को बताती है कि हाँ इधर से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और इधर जो है समाप्त हो रही है। समझ में आई बात करें कि यन से निकलती हैं और एस पे जाकर के समाप्त होती है, प्रवेश करती है। समझ में आ गई बात? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक काल्पनिक रेखा होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है प्रदर्शित करती है। समझ में आ गई बात? तो ये चुंबकीय बल रेखाएं होंगे। अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनके गुण कौन कौन से हैं ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते। चलिए हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के। तो सबसे पहला जो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है वो है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा चुंबक होता है इस चुंबक के N और S यानी हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के समाप्त होती है। इसको ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है। पहला ये चुंबकीय बल रेखाओं की गुण है। और दूसरा गुण है ये रेखाएं वक्राकार होती हैं। आप जान रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं आप देख रहे हैं ये हमेशा वक्राकार होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला जो चुंबकीय बल रेखाएं के गुण है वो है दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। भाई सीधी सी बात है, कभी भी चुंबकीय बल रेखाओं को जब दिखाया जाता है तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं
कभी ये एक दूसरे को कहीं काटती हुई नजर नहीं आती है और बल्कि काटती भी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये विशेषताएं ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके विकल्प में भी पूछा गया है। और अगला है, जिस जगह पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं जब बनाया जाता है तो कहीं पर बहुत पास पास अब बनती है, कहीं पर थोड़ा विरल माध्यम में बनती है। तो वही कहा गया कि जिस जगह पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है, मतलब नजदीक नजदीक होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। यानी उससे यह पता चलता है कि यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं जो है प्रबल होती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पास पास होती है, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही प्रबल होती है। समझ में आ गई बात? तो ये है, तो ये तो थे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या क्या है, यानी इनकी विशेषताएं क्या क्या है। उम्मीद करता हूं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए, समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर, यानी जो चुंबक होता है इसके व्यवहार के आधार पर पदार्थों के विभिन्न प्रकार, यानी ये पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को जो है कि अलग अलग प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी विभाजित किया जाता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए आपसे कहा जाता है, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इसकी व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार जो है कुछ न कुछ जरूर आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा बनता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखो, प्रति है मतलब प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता होगा, कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में जिस पदार्थ को रखते हैं। तो वो जो है हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो उसे हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या लिखा गया है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, यानी मान लीजिए थोड़ा बड़ा चुंबकित होते हैं अथवा ना होते हैं, यानी प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ना समझ में आए तो बस ऐसे ही आप कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। भाई प्रतिचुंबकीय कह रहा है ना, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक के विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब उदाहरण जरूर याद रखना, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? अरे प्रतिचुंबकीय बता रहे हो तो वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक के विपरीत दिशा में जो है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, जस्ता आदि। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा देख लेते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनु मतलब आकर्षित करना, हल्का सा आकर्षण करना। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित होते हैं, यानी जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो वो चुंबक की ओर हल्का सा जो है आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर अगर उसी को हम कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक पदार्थ है, चुंबक है, और अगर उसके नजदीक ले जाके रखेंगे तो वो जो है उसके सिरे की ओर जो है आकर्षित होते हैं। यानी जब हम किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के सिरे की ओर ले जाकर रखते हैं तो वह उसके सिरे की ओर काफी ज्यादा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी वह पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा सा चुंबकित होते हो अथवा तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाते हैं तो उसके सिरे की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हो तो उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ में? अनु मतलब आकर्षित होना, बहुत तेज नहीं, हल्का सा आकर्षण बल का अनुभव करना, तो इसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया,
और आपका एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आ गया कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या है? भाई प्रतिचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्का सा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हो तो उसे आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्का सा आकर्षण बल का आकर्षित करते हो, थोड़ा सा चुंबकित होते हो तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो अगर हम बात लौह चुंबकीय पदार्थ की करें तो ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, यानी प्रबल रूप से आकर्षण बल का अनुभव करते हैं या प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे जो कह लीजिए, तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले जाने पर सिरे की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तो उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थ की, तो ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो प्रबल रूप से आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, यानी प्रबल रूप से आकर्षित होते हो, तो ऐसे पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात यह है कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। अब भाई लौह चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं, एक उदाहरण तो लोहा हो जाएगा, दूसरा निकिल हो जाएगा, तीसरा कोबाल्ट हो जाएगा। तो ये सब लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और इनके उदाहरण हो गए। कभी कभी ये बोर्ड एग्जाम्स में आपके इन तीनों में अंतर पूछा जाता है, तो तीनों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो तीनों में अंतर आप आसानी से पता ले जाओगे। एक आपका उदाहरण हो जाएगा, एक डिफिनेशन हो जाएगी, और ये कितना जो है आकर्षित होते हैं आप इस तरीके से बताओगे, आसानी से आप बता ले जाओगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो अगला क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा बताइए, यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं, और साथ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपसे पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं, इसको हम जान लेते हैं। तो कहा गया है जब दो समान किंतु विपरीत ध्रुव, यानी दो जो है समान हो, यानी मान लीजिए ये हमारा कोई है जो यम है और इधर भी यम है, तो दो समान हो किंतु विपरीत हो, यानी एक दूसरे के विपरीत हो और अल्पतम दूरी पर रखे गए, कहाँ रखे गए हो, अल्पतम दूरी पर रखे गए हो, तो जो संरचना बनाते हैं उसे हम जो है चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। वही हमने लिखा है कि जब दो समान किंतु विपरीत ध्रुव से बने निकाय, यानी ऐसा निकाय जो दो समान हो किंतु विपरीत ध्रुव से बने हो और अल्पतम दूरी पर रखे हो, कितनी दूरी पर रखे हो, वो एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हो, तो ऐसी जो संरचना बनाते हैं उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? ऐसा निकाय जो दो समान किंतु विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हो, तो ऐसी जो संरचना बनाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव हो और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, यानी अल्पतम दूरी पर रखे हो, तो ऐसी जो संरचना बनाते हो उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। देखो, अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, भाई ये हमारा क्या है, चुंबक है और इसका दो ध्रुव है और दोनों ध्रुव जो है अल्पतम दूरी पर एक दूसरे से रखे हैं और ये विपरीत ध्रुव है, तो ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय आघूर्ण क्या होते हैं, तो सीधी सी बात, चुंबकीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव, यानी जो हमारा ये चुंबकीय द्विध्रुव बना है इसका एक ध्रुव ले लीजिए और साथ में दोनों ध्रुव के बीच की अल्पतम दूरी, यानी कितनी दूरी पर ये रखे गए हैं उनकी दूरी ले लीजिए, दोनों का जो गुणनफल होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को जो है m से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर जो होता है भाई दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का मान और साथ में इनके बीच की अल्पतम जो दूरी है, इन दोनों के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर m गुणे 2l होगा, यानी दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का मान और साथ में उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपसे अगर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए तो आप कह दीजिए कि हमारा जो द्विध्रुव होता है उनमें से किसी एक ध्रुव का मान तथा साथ में जो है उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम m द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर इसके हम मात्रक की बात करें, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है ये होता है एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो अगर हम इसके बीमा की बात करें तो एम्पियर जो होता है हमारा ए होता है, और मीटर स्क्वायर यानी मीटर को हम लंबाई में मापते हैं तो एल स्क्वायर ए, ये हमारा जो है भाई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा जो है लंबाई स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर और ए एम्पियर हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा जो है निकल के आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो इस लेसन से आपका बोर्ड एग्जाम्स में बनता है वो है, जो पूछा गया है वो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये आपको निकालने को बताया जाता है, कहा जाता है बल आघूर्ण कार्य करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा है कि माना एक धारावाही लूप है, मान लीजिए हमारा एक धारावाही लूप है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, यानी ये जो है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है जिसकी चौड़ाई बी है। आगे कहा गया जिस पर ऊपर तथा नीचे की ओर लगने वाला बल क्रमशः F1 व F2 है। इसको आप जो लिखा गया है, इसको अगर आप डायग्राम समझते हैं तब भी आपका जो है आराम से लिख ले जाओगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें जो है एक धारावाही लूप हमारा इस तरीके से जो है पड़ा हुआ है और वो बी है, यानी यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है इस लूप की वो बी है, और इस पर जो बल कार्य कर रहा है ऊपर की ओर F1 और नीचे की ओर जो है F2 बल कार्य कर रहा है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहां से अगर लंब डालते हैं तो ये यहां से यहां एक त्रिभुज का काम, ये जो है एक त्रिभुज बनता है जिसे हम ए बी तथा सी नाम देते हैं, और ये कोण मान लीजिए हमारा थीटा है। इतना समझ में आया नहीं? तो यही हमने लिखा है कि माना एक धारावाही लूप है, ये हमारा एक धारावाही लूप है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, यानी जो हमारा ये धारावाही लूप पड़ा हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र बी में जो है स्थित है, और इस लूप की जो चौड़ाई है वो बी है, और जिस पर ऊपर तथा नीचे की ओर क्रमशः जो बल कार्य करता है वो F1 और F2 बल कार्य करता है। समझ में आई बात? तो इस ये जो त्रिभुज बन रहा है अगर देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी से, यानी जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब अगर देखा जाए भाई लंब हमारा ए बी है, और कर्ण अगर देखा जाए, कर्ण अगर देखेंगे तो यहाँ पर बी सी आ जाएगा। तो अगर हम ए बी निकालना चाहें कि ए बी कितना है तो हमारा ए बी जो होगा ए बी ये इससे गुणा हो जाएगा तो बी सी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये बी सी इधर इसके सामने आ जाएगा, बी सी साइन थीटा हो जाएगा। एक चीज और जानते हैं, ये जो हमारा बी सी है इसकी जो चौड़ाई है बी है, तो ये हमारा ए बी बराबर आ जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा ये हो जाएगा। हमें निकालना है कि लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, हमें ज्ञात करना है लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को आप जानते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बराबर F इंटू डी होता है। अब डी विस्थापन होता है, तो कितना विस्थापित हो रहा है? तो विस्थापन हमारा ए बी हो रहा है। कितना हो रहा है? ए बी। भाई ये बल जब काम करेगा तो ये सीधा यहाँ से यहाँ को जो है विस्थापित हो रहा है, तो ये ए बी हो जाएगा। तो हमारा टाउ बराबर जो होगा भाई F जो होता है आई बी एल होता है, आई बी एल भाई धारा और चुंबकीय क्षेत्र और उसकी लंबाई तीनों का गुणनफल होता है। और आप जानते हैं ये हमारा ए बी जो है ये बी साइन थीटा है। क्या है? ये बी साइन थीटा है। इसको थोड़ा और ठीक करते हैं तो इसमें आई अगर हम बाहर कर लेते हैं, अगर हम आई बाहर कर लेते हैं तो यल, और इस बी को अंदर कर लेते हैं और इस बी को बाहर कर लेते हैं, साइन थीटा इसको ऐसे लिखते हैं। तो एक चीज आप जानते हैं भाई एल इंटू बी बराबर होता है ए, भाई यल इंटू बी बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है ये क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हम ए अगर रख देते हैं तब हमारा टाउ बराबर निकल के आ जाएगा आई ए बी साइन थीटा जो है निकल के आ जाएगा। यानी ये हमारा जो है
लगने वाला बल आघूर्ण जो टाउ होता है वो हमें टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा जो है प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बात। अब इसी में यदि फेरों की संख्या मान लीजिए कैपिटल एन हो तो टाउ बराबर हमारा जो आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, ये हमें जो है टाउ का मान जो है प्राप्त हो जाता है। यानी टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा हमें मिलता है। समझ में आई बात कि नहीं भाई। ये हमारा मान लीजिए लूप है जिस पर जो बल कार्य कर रहा है, इसको यहां से यहां तक जो है खींच रहा है और ये नीचे की ओर दो बल इस पर काम कर रहे हैं। तो आप अगर त्रिभुज एबीसी में अगर देखते हैं ये कोण थीटा हो तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा ए बी हो जाएगा और कर्ण हमारा बीसी हो जाएगा। तो ए बी बराबर बीसी साइन थीटा हो जाएगा। अब चूंकि ये बीसी जो है हमारा बी है तो ये हमारा ए बी बराबर बी साइन थीटा हो जाएगा। अब लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर एफ इंटू डी होता है। डी का मान यहाँ इतना विस्थापन हो रहा है ए बी, तो ये भी हो जाएगा और एफ जो होगा आई बी एल हो जाएगा, आई बी एल। अब यहाँ पर हम इसको चाहें तो आई बाहर कर लेंगे और एल गुणे बी यहाँ कर लेंगे और ये बी बाहर हो जाएगा। तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है एल गुणे बी ए होता है, तो यहाँ रख देंगे टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसी में यदि कह दिया जाए कि फेरों की संख्या मान लीजिए कैपिटल एन है, लूप में कितने फेरे हैं तो फेरों की संख्या एन अगर मान लिया जाए तो ये हमारा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव है इस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है पूछा जाता है। तो देखो चुंबकीय द्विध्रुव पर या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसी हिसाब से जो है इसको बताया जाता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी जो हमारा धारावाही लूप होता है इस धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान जो होता है टाउ बराबर, आपको पता है टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा होता है। टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा होता है, जिसको अभी अभी हमने आपको बताया। इसी तरीके से एक चीज और जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, भाई अगर बात किया जाए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है वो टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। यानी जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो जो हमारा I इंटू ए यानी आई ए दिख रहा है वो P के बराबर है। आई ए P के बराबर अथवा समान है, यानी यहाँ पर जो P दिख रहा है ये इसमें आई ए के समान है। अतः जो हमारा आई ए है बराबर होगा M के। भाई जो हमारा आई ए है वो M के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। यानी अगर हम देखा जाए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा जो है हो जाएगा। भाई यहाँ पर हम लूप पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा है, ये लूप पर। तो अगर लूप से अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र में पी साइन थीटा होता है, तो P के बराबर आई ए हमारा हो रहा है। तो अगर हम P को यम मान लें, यानी ये जो P रखा गया है या आई ए को हम M मान लें, तो हमारा यही टाउ बराबर जो हो जाएगा एम बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान जो है निकल आएगा। तो आप इस तरीके से तुलना करके जो है इसको बता सकते हैं। समझ में आई बात। तो इतना अगर आप तुलना करके बताते हैं तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, इस लेसन से जो और क्वेश्चन आपके बनते हैं वो छोटे छोटे डिफिनेशंस जो है पूछे जाते हैं। जैसे पहला पूछा गया है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। और दूसरा जो है चुंबकशीलता क्या होती है, ये भी पूछा गया है। और जो है चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया।
तो चलिए इनको भी देख सकते हैं। कभी कभी ये तीनों एक ही में पूछे जाते हैं और कभी अलग अलग करके भी पूछा गया है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो बनता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। अगर हम बात करें आपेक्षिक चुंबकशीलता की, तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, यानी जो हमारी कोई पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता, यानी भाई जो हमारा पदार्थ है उस पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है, इन दोनों के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं और पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है ये म्यू होता है और साथ में निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है, भाई निर्वात है तो जीरो लिख दिया जाएगा, भाई वहां पर कोई वो नहीं है तो निर्वात रहेगा तो जीरो हो जाएगा, यानी म्यू अपान म्यू जीरो, यानी दोनों का, यानी आप एक पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू हो गया और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो हो गया, दोनों का अनुपात जो होता है ये आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि म्यू आर बराबर जो होगा म्यू अपान म्यू जीरो जो है इसको लिखा जाएगा। तो समझ में आ गया, यानी म्यू क्या है, ये किसी पदार्थ की चुंबकशीलता है और म्यू जीरो क्या है तथा निर्वात की चुंबकशीलता है और दोनों का अनुपात जो होता है ये आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। समझ में आ गई, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आपसे पूछा जाए कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा जो चुंबकशीलता है कि चुंबकशीलता क्या होती है, तो भाई चुंबकीय पदार्थ के भीतर, यानी कोई हमारा चुंबकीय पदार्थ है, अब जो एरिया है दायरा है उसके अंदर अगर हम बात करें तो कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो रहा है बी तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहा जाता है। यानी जो हमारा उत्पन्न चुंबकीय पदार्थ बी है, यानी प्रेरण बी हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच हो गया, इन दोनों का अनुपात जो होता है इसे हम चुंबकशीलता यानी म्यू से जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी चुंबकशीलता म्यू बराबर बी अपान एच होता है। यहाँ पर जो म्यू लिखा गया है इस म्यू की वैल्यू जो होती है बी अपान एच होता है। बी क्या है भाई, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबक क्षेत्र की तीव्रता यानी एच, दोनों का अनुपात जो होता है वो पदार्थ की चुंबकशीलता कहलाती है। तो अगर आपसे चुंबकशीलता पूछा जाए तो आप बताएंगे कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकशीलता जो है कहा जाता है। समझ में आ गई बात, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब अगली डेफिनेशन देख लेते हैं। अगला डेफिनेशन है चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राह्यता। चाहे आपसे सुग्राह्यता पूछा जाए और चाहे चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जाए, तो चुंबकीय प्रवृत्ति अथवा सुग्राह्यता को काई या एक्सएम द्वारा जो है, चाहे आप एक्सएम कह लीजिए और चाहे काई कह लीजिए, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, यानी कोई पदार्थ है जो उसकी चुंबकन तीव्रता क्या है, चुंबकत्व तीव्रता क्या है, कितनी तीव्रता का है, तो ये हमारा आई हो जाएगा और तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता एच के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कुल मिलाके ये हमारा एक्सएम बराबर हो जाएगा आई अपान एच जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? आप कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, या सुग्राह्यता यानी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है सुग्राह्यता आप समझ सकते हैं। यानी किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, यानी कितना चुंबकन तीव्रता है, कितनी तेजी से वो चुंबकित कर रहा है आई, और तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या है, दोनों का अनुपात जो होता है ये हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति या जो है सुग्राह्यता कहलाता है, जिसे एक्सएम द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सएम बराबर आई अपान एच हो जाएगा। एक्सएम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है और चुंबकशीलता म्यू जो होता है बी अपान एच होता है, और जो हमारा आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर जो होता है म्यू अपान म्यू जीरो होता है। इतना अगर ध्यान रखोगे तो डेफिनेशन में गलती नहीं होगी, बस इसी पर आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इससे बाहर आपको इस लेसन से कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा, इसी में से आपको सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।